एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं जिसमें एक बार फिर से बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी एग्जिट पोल में एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई है। भारत समाचार के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बम्पर जीत दिखाई दे रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और सभी एग्जिट पोल में एनडीए ने अपनी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी इस बार न सिर्फ कांग्रेस को पछाड़ने में कामयाब रही बल्कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के किलों को भी बीजेपी भेदती नजर आ रही है। तो देखिए, ये जो एग्जिट पोल है इस वक्त लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि जनादेश क्या होगा उसका लोगों को इंतजार है, लेकिन देखा गया है कुछ सालों से कि जो एग्जिट पोल है, जो एग्जिट पोल में बताया जाता है, जो भविष्यवाणी की जाती है, वो अक्सर सटीक और सच होती है। भारत समाचार के एग्जिट पोल में भी एनडीए बढ़त बनाती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल को बीजेपी को भारी बढ़त दिख रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को पछाड़ती दिख रही है बीजेपी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को बढ़त दिख रही है। एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिल गई और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पिछड़ गया इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों में एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है। तमाम राज्यों में सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। कुछ एग्जिट पोल्स ने तो बीजेपी के 400 पार के नारे पर मुहर लगा दिए, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सभी दावे इस एग्जिट पोल में पीछे दिख रहे हैं। इन सभी एग्जिट पोल में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने न केवल कांग्रेस का पत्ता साफ किया बल्कि क्षेत्रीय दलों की जमीन पर भी बीजेपी परचम लहराती नजर आ रही है। ऐसा माना जाता था कि बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ने में कामयाब हो सकती है, लेकिन क्षेत्रीय दल उसके विजय रथ को रोक देंगे। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, अगर ये एग्जिट पोल इनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती है, तो बीजेपी इस मिथक को तोड़ने में कामयाब रहेगी, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों को पीछे छोड़ती दिख रही है बीजेपी। वहीं पश्चिम बंगाल के जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो भी काफी हैरान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम रैलियां हुई, कई मुद्दे विपक्ष की तरफ से सामने लाए गए, अगर इन एग्जिट पोल के दावों पर यकीन किया जाए तो यहां की जनता ने एक बार फिर से इस गठबंधन को नकारा है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स ये भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन को भी कुछ सीटें अच्छी खासी मिलती दिख रही है। बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चैनलों के जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें इंडिया जो गठबंधन है वो पीछे दिख रहा है और एनडीए आगे बढ़ता दिख रहा है। आपके सामने टैली है और देखिए इस महा एग्जिट पोल में कौन कहां है, कितनी सीटों पर आगे है। 2019 की बात करें और अगर 2014 की बात करें तो तब से लेकर आज तक लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छे खासे मार्जिन से जीती है। लेकिन 2019 में कुछ सीटें कम हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जो वोट शेयर था, वोट परसेंटेज था, वो बीजेपी बढ़त बनाकर रखी थी। अगर बात दिल्ली की करें तो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर भी बड़ा कदम उठाया और दिल्ली के अपने मौजूदा 7 सांसदों में आपको याद होगा कि 6 का टिकट काट दिया। इस बार दिल्ली में भी नए चेहरों को मौका मिला है और सबसे गौर करने वाली बात है कि आपको याद होगा जिस तरीके से दिल्ली में शीला सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, उसके बाद केजरीवाल की सरकार बनी और लगातार कई मुद्दों को घेरते नजर आए कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार। और उसके बाद अब इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। अब यह गठबंधन का फॉर्मूला दिल्ली की जनता को कितना पसंद आता है या फिर नहीं आता है, फिलहाल एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही कहते हैं।
हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि बीजेपी अकेले 400 पार सीटों पर जीत हासिल करेगी। और प्रधानमंत्री की वो बात जो इस इंटरव्यू पर जो हमारे चैनल पर कही गई थी वो सच होती दिख रही है। भारत समाचार के इंटरव्यू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी सच हुई है। ब्रजेश मिश्रा के 400 पार के सवाल पर यह भविष्यवाणी की गई थी। बीजेपी को 400 पार सीटों पर जीत का दावा किया गया था। 4 जून को तीसरी बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत समाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया गया था ब्रजेश मिश्रा के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। उसमें जब सवाल हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा ने पूछा कि 400 पार इस बार होगा या नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत समाचार पर कहा था कि 400 पार का नारा देश की जनता ने दिया है। विपक्ष इस चुनाव में जिन मुद्दों का और जिन एजेंडों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, आप और आपकी पार्टी कितना सहज पाते हैं उन मुद्दों को जो विपक्ष रेज कर रहा है? और इसी में एक सवाल और है कि आपको 400 क्यों चाहिए और 400 का लक्ष्य आपने क्यों रखा है? इसके पीछे आधार क्या है? 400 का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2019 से 24 हम 400 सीट के साथ पार्लियामेंट में है। बीजेपी, एनडीए, एनडीए प्लस पूरे 5 साल मेरे पास 400 का समर्थन रहा है। तो 400। अब सवाल ये है कि आपका बेटा बड़ा तेजस्वी है, 90 मार्क ले आया, फिर भी आप उसको कहेंगे देखो बेटे अगली बार 95 लाना है, कहोगे कि नहीं कहोगे? आप ये कहोगे नहीं आप 90 हो गए, तेरे और साथियों को तो 50 भी नहीं आता है, क्या मेहनत करते हो, जाओ 60 आएंगे तो भी चलेगा। कोई नहीं कहता, हर कहता है नहीं यार 95 करना चाहिए। अगर मेरे पास 400 है तो मैं तो चाहूँगा कि 400 से पार जाऊँ। दूसरा, 400 पार का नारा देश की जनता से आया था, हमारी तरफ से नहीं आया। हमने जो नारा दिया वो धारा 370 का स्मरण कराने के लिए 370 पार, बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार, ये था। तो आपने भारत समाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखा, और हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा ने उनसे जब सवाल पूछा कि इस बार क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अकेले बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। और कहीं ना कहीं ये बात सच साबित होती दिख रही। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत समाचार पर भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी साबित सच होती दिख रही है। और एग्जिट पोल पर जिस तरीके से तमाम नतीजे आ रहे हैं, जो टैली दिख रही है, उस पे कहा जा सकता है कि जो चीजें हैं उस पर एनडीए लगातार आगे बढ़ती दिख रही है। और इंडिया गठबंधन के मन मुताबिक जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने नहीं आ रहे। और एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा है कि एक बार फिर से देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तीसरे टर्म में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी लगातार आश्वस्त दिख रहा है, लेकिन विपक्ष को इन एग्जिट पोल के नतीजों पर कोई भी विश्वास नहीं। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे जी मौजूद हैं और नवेश शिको जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है इस वक्त, और लोग भी अभी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले आनंद दुबे जी आप ही के साथ। आनंद दुबे जी, एग्जिट पोल जब से सामने आए हैं आप लोग तो बहुत खुश होंगे, सारे नतीजे एक तरफा आपके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत समाचार पर कहा था 400 पार आंकड़ा इस बार होगा 300 पार, और वो तो सच साबित होता दिख रहा है। क्या कुछ कहेंगे या अभी इंतजार करेंगे? जी निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल, तो मेरी आवाज इको करे, थोड़ा ठीक कराइएगा डिस्टर्बेंस। ओके सर। निश्चित रूप से एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं कल सभी चैनलों ने दिखाया, और लगभग सभी चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, किसी ने 400 के करीब और कुछ लोगों ने तो 400 के पार तक पहुंचाया है। तो प्रसन्नता का विषय है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व इससे प्रसन्न है, इससे उत्साहित है। लेकिन ये प्रसन्नता और उत्साह हमारे अंदर लगातार बना हुआ, और इसीलिए आज हम यहाँ पहुंचे। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो झूठी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का काम जो इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं,
झूठ बोल रहे हैं, जनता में जाके संविधान को लेकर झूठ बोल रहे हैं और तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी पे भ्रमित जो जनता को कोशिश करने की जो इनका प्रयास है, और साथ साथ जो जिस तरह से ये सांप्रदायिक भ्रष्टाचारी और परिवारवादी गठबंधन था, इसको जनता भली भांति जान रही थी। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को, यानी कि ठीक 2 दिन बाद जब नतीजे आएंगे, तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी इन रुझानों से आगे निकलेगी। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अच्छा, इन एग्जिट पोल की बातों पर अगर विश्वास करें तो देखिए, हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं जहां पर बड़ी संख्या में हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, वहां पर भी आप लोगों ने कमाल करके दिखाया। अगर इन एग्जिट पोल की बातों पर विश्वास करें तो नहीं, देखिए, निश्चित रूप से 400 तो तभी पार होगा जब हमको पूरे देश से वोट मिलेगा। एक दौर था ना, भारतीय जनता पार्टी को अटल जी ने कहा था संसद में कि हम पे कहा जाता है काउ बेल्ट पार्टी। ये काउ बेल्ट क्या होता है? बोले काउ बेल्ट पार्टी। ये फिर कहा गया कि ये तो हिंदी भाषी पार्टी है। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में भी सरकारें बनाई, दक्षिण के राज्यों में भी सरकारें बनाई, और लगातार हमारी स्वीकार्यता, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता और हमारे पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं में लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए एग्जिट पोल में, चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अच्छा, क्षेत्रीय दल थे जो विभिन्न राज्यों में, जैसे कि ममता बनर्जी का राज्य ले ले, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य ले ले, बिहार, वहां पर भी आपकी पार्टी मतलब कमल खिलाती दिख रही है, क्षेत्रीय दलों को पछाड़ती दिख रही है। स्ट्रैटेजी देखिए इसके 2 कारण हैं। एक तो ये बिहार में लोगों ने लालू यादव का जो कालखंड है वो देखा है, तो बिहार उसको अच्छी तरह से महसूस करता है, इसलिए बिहार ने ऐसे लोगों से मुंह मोड़ लिया जी। उत्तर प्रदेश में भी जनता ने देखा कि जब समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी रही हो, उत्तर प्रदेश की क्या दुर्गति रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों से मुंह मोड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगाया। और पश्चिम बंगाल में तो आप देखिए ना, संदेश खाली से लेके क्या आज सुबह की घटना है, हत्याएं शुरू हो गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है वहां पे, आज सुबह से खबरें चल रही हैं। तो जनता, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है और इसीलिए हमें दे रही है। और एक और चीज आपको बता दूं, जी जरूर। देखिए, हम निरंतर बढ़े, ऐसा नहीं है कि हम अचानक से आए हैं और सत्ता में बैठ गए। 1984 में हम 2 सीट थे, 89 में हम 85 आए, 91 में तो 120 आए, 96 में 161 आए, 99 में 182 आए, 2014 में 282 आए और 2019 में 303 आए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। निस्संदेह आपका ग्राफ बढ़ता गया और देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत भी रही है, ये इस पे सभी सहमत है। बिल्कुल, अभी मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा डेटा और आपको बता दूं। देखिए 2014 में करीब 17 करोड़ से ज्यादा, 17.16 यानी 17 करोड़ 16 लाख लोगों के आसपास लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में अपना आशीर्वाद दिया था, हमें वोट मिले थे। हमारी सेवा भाव से जब जनता प्रसन्न हुई तो उसने 2019 में हमें सीटें भी बढ़ाई और हमें जो वोट मिला वो करीब 23 करोड़ मिला, यानी 17 से हम 23 करोड़ पे पहुंचे। और इस बार ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है, आप देखिएगा। लेकिन विपक्ष को तो एतबार नहीं है इस एग्जिट पोल पर। विपक्ष ने कहा है, आपने भी सुना होगा, खुद अखिलेश यादव जी भी कह चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं से सजग रहे, सतर्क रहे। विपक्ष एतबार नहीं करती एग्जिट पोल के नतीजों पर। देखिए, काश अखिलेश जी खुद सजग और सतर्क होकर राजनीति करते, जनता की बात को सुनते, जनता से जुड़ने की कोशिश करते, झूठ न बोलते, तो कम से कम हो सकता है कि जनता इनको भी मौका दे देती। लेकिन लगातार झूठ बोल रहे हैं ना। देखिए, अभी से रुदाली चालू हो गई है, ईवीएम, डीएम सब चालू हो चुका है। कल तक संविधान आ जाएगा, चुनाव आयोग आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कल दोपहर 2 बजे देखिएगा कैसे तरह की रुदालियां। चलिए अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं 4 जून का। और लोग भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक बहुत वरिष्ठ पैनल है हमारे साथ, नवेश शिको जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ देवकी नंदन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं।
वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है इस चर्चा में। अभी शुरुआत करती हूँ नवेश शिको जी, आप ही के साथ। नवेश जी, एग्जिट पोल आ चुके हैं और उसमें बीजेपी सबसे आगे बढ़ती दिख रही है, रिकॉर्ड टूट चुका है। इसमें आपका क्या आंकलन है? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत समाचार ने बात की और उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। क्या कुछ कहेंगे आपके, क्या टूटेंगे मिथक इस बार? स्वाति, सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर प्रचंड बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये बात अगर सच निकलती है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष का प्रधानमंत्री का वो नारा 400 पार बिल्कुल सत्य साबित होगा। ये एग्जिट पोल अगर सही निकलते, संभवतः सही होंगे। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल थोड़ा बहुत तो फेरबदल होता है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फेरबदल होने के बाद भी भाजपा जीत रही है। नवेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी अगर ये एग्जिट पोल जिस तरीके से बता रहे हैं तीसरे टर्म के लिए तैयार हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वाति, एक बात समझ लीजिए कि 3 बातें मैं आपको बताऊंगा और ये बात बिल्कुल साबित करती है। नंबर 1, भारत की जनता को भाजपा की सत्ता पसंद है, भाजपा का शासन पसंद है, नरेंद्र मोदी का भाषण पसंद है और 5 किलो राशन पसंद है। ये बात साबित होती है कि भारत की जनता भाजपा के शासन को पसंद करती है, 5 किलो राशन को पसंद करती है, नरेंद्र मोदी के भाषण को पसंद करती है। वो भाषण जिस पर तमाम आपत्ति भी लोगों ने उठाई, उसे जनता पसंद करती है। प्रचंड बहुमत तो यही बताता है। और एक बात मैं आपने जिक्र किया ब्रजेश मिश्रा जी के इंटरव्यू का जी। जिस बार सरकार अगर बनती है तीसरी बार प्रचंड बहुमत से, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस बार भी हम ये कहेंगे, हमारा उत्तर प्रदेश ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत दिलाने वाला हमारा उत्तर प्रदेश है। हमारे उत्तर प्रदेश के नंबर्स, नवेश जी, कई बार तो ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश ज्यादा हावी पड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से ज्यादा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता प्रचंड बहुमत दिलाती है और तीसरी बार दिला रही है क्योंकि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और हमेशा करीब 90%, तीन बार का कार्यकाल देखिए, 80-90% सीटें भाजपा जीतती है। और उसके एवज में हम लोग उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का फायदा मिले। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, मुझे लगता है कि लोगों ने महसूस किया कि केंद्र सरकार हमें फायदा पहुंचा रही है, योगी सरकार से हमें बहुत फायदा हो रहा है। अगर महसूस नहीं किया होता तो यूपी प्रचंड बहुमत नहीं दिलाता। और सही मायने में अगर देखा जाए तो सम्मान मिला भी, जैसे कि आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी ने योगी जी की तारीफ की, कई मंचों पर उनको सम्मान दिया, उनको क्रेडिट दिया और ये बताया कि भाजपा को सफलता दिलाने के लिए योगी जी का बड़ा रोल है। योगी जी ने जिस तरीके से एक सुरक्षा का मॉडल रखा है, इसे देश ने पसंद किया है। ये बातें की भारत समाचार जो एक लखनऊ केंद्रित चैनल है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसको इंटरव्यू दिया, जबकि कई राष्ट्रीय चैनलों को दिया गया। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि हमारे भारत समाचार को, हमारे उत्तर प्रदेश के भारत समाचार को इतना समय मिल पाएगा। तो ये भी एक सम्मान है जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, विशेषकर भारत समाचार से प्रधानमंत्री मुखातिब हुए और उन्होंने अपने मन की बात कही, जनता से कनेक्ट हुए। तो उत्तर प्रदेश का सम्मान मुझे लगता है अगले कार्यकाल अगर सरकार बनती है तो सम्मान लगातार मिलना चाहिए क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता उनको सबसे ज्यादा सीटें दिलाती है। प्रदेश की जनता भारत समाचार को देखती है और हर विश्वास पर खरा उतरता है। भारत समाचार जनता की हर एक कसौटी पर खरा उतरता है, इतनी विश्वसनीयता है, सभी जानते हैं। फिलहाल देवकी नंदन मिश्रा जी, ये एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं, लगातार तमाम चैनलों पर आप देख रहे होंगे एग्जिट पोल्स लगातार बीजेपी और एनडीए के ग्राफ को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। आपका अपना एनालिसिस क्या है? कल डिस्कस हम लोग कर रहे थे, फिलहाल हर एक एग्जिट पोल पर बीजेपी और एनडीए बढ़त बनाती दिख रही है, बहुत तेजी के साथ बहुत आगे बढ़ती जा रही है। देखिए, ये रिजल्ट नहीं है जी,
और ये एग्जिट पोल है, और जब से भारत में एग्जिट पोल का चलन शुरू हुआ है तब से एक दो बार को छोड़ करके कभी भी एग्जिट पोल सही नहीं हुआ है। बहुत सही। और जो इस बार का एग्जिट पोल हो रहा है, जो इस बार किया गया है, देखिए क्या है कि जब हम कोई पोल करते हैं तो उस पोल का एक साइंटिफिक तरीका होता है। हम उस कितना साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं उस पर रिजल्ट हो सकता है रिजल्ट यही हो, मैं ये भी कह रहा हूँ, हो सकता है रिजल्ट यही हो। बीजेपी को 300 से 50 से ज्यादा सीटें हर पोल में दी जा रही हैं। कोई ऐसा पोल नहीं जिसमें 350 से नीचे दिया गया हो सकता है ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो, लेकिन आज की तारीख में ये एग्जिट पोल है। और जिस तरीके से किसी ने 95,000 का सैंपल साइज लिया है, किसी ने 1 लाख का सैंपल साइज लिया है, किसी ने 1.5 लाख का सैंपल साइज लिया है, तो ये जो सैंपल साइज है वो सही तस्वीर नहीं पेश कर पाता है जब तक हमारा बड़ा सैंपल साइज नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, 2012 में एक सर्वे मैंने कराया था पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उस समय हम एक विधानसभा में 5,000 का सैंपल साइज लिए थे। 5,000 का सैंपल साइज हमारा था, हमारे सारे रिपोर्टर्स ने सहारा के मिल करके किया था, और उसमें हमने कास्ट इक्वेशन को भी बड़ा ध्यान रखा था। 225 सीट का हमारा आकलन था और 225 सीटें ही आई। तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि हम लाखों में लोगों से बात किए थे, मैनुअली लोगों से इंटरेक्ट करके बात की गई थी। तो ये हो सकता है 300 ये बात निकल जाए, सही निकल जाए, लेकिन पिछला जितना भी ट्रेंड रहा है, 2004 उठा करके देख लीजिए, 2014 उठा करके देख लीजिए, जितना भी जो डेटा है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं आया है। ये सैंपल साइज ये सैंपल साइज छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बताइए 543 में एक किसी, कल मैं एक चैनल पे बैठा था, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा मेरा सैंपल साइज है 2 लाख का। तो मैंने कहा भाई 383 हुआ, एक लोकसभा में 383 लोगों से आपने बात करी, तो 383 लोग अगर 20 लाख लोगों के बारे में बता रहे हैं तो ये बड़ा दिलचस्प है। तो पहली बात तो यह है कि ये डेटा, ये एग्जिट पोल है और इसको हमको एग्जिट पोल की तरह ही देखना चाहिए। देखिए क्या होता है, आज भारतीय जनता पार्टी है, एग्जिट पोल उनके फेवर में जा रहा है तो उनके प्रवक्ता को अच्छा लगेगा, वो खुश होंगे, खुश होना भी चाहिए। लेकिन अगर यही कांग्रेस के फेवर में जाता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनके फेवर में जाता, तो अभी ये भी खुश होते। तो देखिए हमारे फेवर की एग्जिट पोल है, हमारे फेवर की जो बात जब कोई करता है तो हमें उसमें इंटरेस्ट होता है, हम उस पर खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन इसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये एग्जिट पोल है, नॉट एग्जैक्ट पोल। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत डिफरेंस होता है, एक बात। दूसरी बात एक बार और मैं कहना चाहूंगा, देखिए क्या है, मैं करीब 4 स्टेट में खुद गया हूं और उत्तर प्रदेश का करीब 60% एरिया में मैं गया हूं, और जो माहौल है उसके उलट एग्जिट पोल है। बहुत नेक टू नेक फाइट है, खासकर उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश लोगों ने पिछली बार विश्लेषण भी किया था। हाँ, जो आंकड़े बता पूरे देश में डायरेक्ट फाइट है। भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है अजीत हार का अंतर, हो सकता है ये जो 385 सीट आ जाए भारतीय जनता पार्टी को, और जो पिछली बार 2019 में जीत का अंतर था, कहीं 6 लाख वोट से कोई जीत रहा, कहीं 2.5 लाख वोट से जीत रहा, हो सकता है वो 5,000 10,000 का हो। इससे मैं सहमत हो सकता हूं, मार्जिन में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन जो फाइट है वो बहुत जबरदस्त थी, और उस फाइट में क्या निकलेगा अब ये 4 तारीख का इंतजार करिए, 2 दिन और है। चंचल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। चंचल जी बहुत स्वागत है। एग्जिट पोल आ रहे हैं और आपने भी देखे होंगे एग्जिट पोल, कुछ कहना चाहेंगे या इंतजार अभी 4 जून का है? अभी विश्लेषण आपने सुना, देवकी नंदन मिश्रा जी का, नवेश शिको जी का भी आपने सुना और आनंद दुबे जी को भी आपने सुना। नहीं देखिए, नवेश शिको साहब का तो एकदम टोटल, दोनों लोग हमारे जो बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार लोग, दोनों लोग का एक दूसरे के विपरीत था। नवेद भाई तो हमेशा कह दिए कि सारे के अधिकतर 1-2 छोड़ करके सारे के सारे एग्जिट पोल सही होते हैं। आपने बताया कि 1-2 सही होकर के सारे फेल होते हैं, तो दोनों में आप समझ सकते हो। बस बता दूं कि जो हमारे जो एक्सट्रीम मीडिया, कई सारे मीडिया हाउसेस हैं, हाँ। जिन लोगों ने खाया है आदरणीय साहब जी का, तो उन्हें तो 2 दिन का ध्यान में भंग ना हो, इसलिए उनको खुश करने के लिए ये एग्जिट पोल लाया गया है। और वो हमारे साथी बैठे हैं बीजेपी के, वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, आज हालत ये है, आज समझिए कि जिस तरीके से मीडिया के लोगों ने, अभी आपने सैंपल साइज की बात करी, बहुत अच्छी बात कही, और ये जो सैंपल जो साइज लेते हैं लोग शहरों में लेते हैं, जो गाँव में तो पहुँचती नहीं है। अगर गांव की बात करें तो पहुंचते नहीं, 1-2 लोगों को चट्टी चौराहे पे कहीं मिल गए तो मिल गया, नहीं तो वो भी छोड़ दो आप।
अब अगर आप देख लो 2004 में इसी तरीके से जब इंडिया साइनिंग का नारा दिया था बीजेपी के लोगों ने, तब भी जो है ये एग्जिट पोल क्या बता रहे थे कि बीजेपी आ रही है, ठीक उसके उलट हुआ और ठीक ठाक उलट हुआ। और 300 सीट तब भी बताया था। हाँ, अप्रॉक्स 300 सीट बताए थे। लेकिन अब क्या है, अब सच्चाई आपको 4 जून को मिल जाएगी। एक बात तो तय है, बीजेपी ने माहौल बनाने के लिए और जो है जिस तरीके से कुछ चीटिंग करने के लिए, और बताऊं कि कह सकते हैं कि अभी देखिए, आप देखें एक तरफ कि बीजेपी ने जो प्रशासनिक जो अधिकारियों का मतलब एक माइंड सेट करने के लिए, देखिए हम जीत रहे हैं और जो है अधिकारियों के माध्यम से जो है वो धांधली करना चाहते हैं। ये मैसेज है, ये हर एक व्यक्ति में है। मैं बता दूं आपको, कल से जब से एग्जिट पोल आया है, ये आम जनमानस में इस बात की बहुत बड़ी चर्चा है कि जब लोग वोट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और आप दिखा रहे हो टीवी पे इतनी सारी सीट्स आ रही हैं। आप बताओ, एक चैनल दिखा रहा है यूपी में 2 से 6 सीटें आ रही हैं सपा को। ऐसे भी हैं जिनमें आप लोगों की पार्टी की बढ़ोतरी बता रहे हैं। हाँ, यूपी में सही बात है। मैंने बताया कि देखिए आज के समय अगर देखें मीडिया हाउसेस तकरीबन 70 to 80% हमारे अडानी और अंबानी जी के जेब में है। इससे ऐसा कोई हमारे बीजेपी के साथी बैठे उनको ही पता है। बस अब सोचो, अडानी और अंबानी NSE से लेके BSE में लिस्टेड कंपनियां उनकी हैं, वहां पर बहुत बड़ा उतार चढ़ाव ना हो और वहां पे लूट खसूट की जाए, ये बहुत बड़ी साजिश एक ये भी है। और 4 जून को मैं बताऊं, 4 जून को ये सारी की सारी चीजों का भंडाफोड़ हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जो ध्यान लगाए पड़े, ध्यान तो उनका इधर ही है, लेकिन ध्यान उधर है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला है। एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी हुए आप लोगों के यहाँ कांग्रेस से 2017 में, उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जनता ने नकार दिए। देखिए, आपको लगता है कि तीसरी बार जनता स्वीकार करेगी स्वाति जी, एक्सपेरिमेंट वो समय और था जी, और उसमें निश्चित तौर से हम लोग को असफलता मिली थी। लेकिन ये 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव देश बचाने का है, नौजवानों के भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र कैसे बचे उसका चुनाव है। और हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं, इनको भी पता है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर लोकतंत्र नहीं रह गया है। आप सोचो, एक से एक नेता जो है बीजेपी के किनारे कर दिए गए हैं। अभी बीजेपी के अंदर खुद उठा पटक है कि अगर प्रधानमंत्री इनकेस अगर बीजेपी जो दिखा रहे एग्जिट पोल, अगर इनकेस कुछ होता है तो पता नहीं योगी जी जाएंगे, किसका टिकट कटेगा, किसका क्या होगा, किसका विकेट गिरेगा, कुछ सब लोग एक अनिश्चितता का माहौल है। और 2 व्यक्तियों के ऊपर केवल बीजेपी टिकी हुई है और इस बात को बीजेपी के अंदर खाने भी लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि बीजेपी जो है 200 का आंकड़ा पार नहीं करने जा रही है। अब 4 जून तक आप इंतजार कर लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर योगी जी की सरकार है, आज भी मोदी लहर या योगी लहर कुछ भी कह लीजिए, अगर कायम है, तो ये तो आप लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। वजूद को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मोदी लहर की बात आपने कही, मुझे आप बताओ कि एक मनोवैज्ञानिक है कि जो जितना डरता है वो उतना झूठ बोलता है, उतना गारंटी देने की बात करता है। आप प्रधानमंत्री ने क्या किया, आम जनमानस की, आम जनता का प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं रहा। और आज आपने पूरे चुनाव में देखा होगा, प्रधानमंत्री जी की भाषा में वजन नहीं रहा। क्या क्या बातें बोलते थे, मंगलसूत्र से लेके, मछली से, मीट से लेकर के, मुजरा से लेके। बताओ, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। और कम से कम आम जनता ने जब इनकी भाषण को सुना है, मैं बता दूं कम से कम 10% तो इनकी भाषा को सुन करके लोगों ने इनसे बाइकाट किया है। और बता दूं, अगर मोदी जी जा भी रहे तो मोदी जी के 10 साल के काले कारनामे, जो आम जनता विरोधी जो उनके फैसले थे, चाहे वो GST हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे आपने देखा जो नौजवानों को रोजगार न देना हो, सारी सरकारी नौकरियां खत्म करना हो, तो ये मोदी जी के खुद कारनामे, जो लहर वहर कुछ नहीं है मैडम। आप ये जान लीजिए, गांव गांव में हर आदमी डरा हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लगा रखा है, न जाने किस घड़ी जिंदगी शाम हो जाए, हर आदमी डरा हुआ है। कोई ऐसा परिवार नहीं, गांव में चले जाओ, महिलाओं में आयाम चर्चा है। और आप देखिए, आज हालत यह है कि जो बीजेपी है, बड़ी बड़ी कंपनियों चंदा खा ली, कोविशील्ड कंपनी चंदा खा लिया। आप सोचो, जहां पे आपदा में भी अवसर प्राप्त करते हैं ये लोग। आपने कहा ना, प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं प्रधानमंत्री जी, तो अवसर क्या ढूंढते हैं, वो चंदा खाने वाला अवसर ढूंढते हैं वो। तो बहुत सारी चीजें हैं, जनता ने इनको नकारा है। आपको 4 जून तक का इंतजार करिए। एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, जैसा कि आपने हमारे बड़े बहिष्कर्ताकार साहब ने कहा। ठीक है। आनंद दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं? आनंद दुबे जी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को एक स्क्रिप्ट रटाई गई और वो लगातार टीवी पे यही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हर चुनाव के बाद उनकी स्क्रिप्ट सेम होती है। देखिए, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि इनके नेतृत्व में या इनकी पार्टी में कोई दिक्कत है या
जनता के मनोभाव को समझने में या नाकाम है। कहते हैं ना, अब तो ये मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। ये नहीं मानेंगे, ये अब भी वही राग अलापेंगे, कहेंगे सारे मीडिया हाउस एक आध को छोड़ के सब बिक गए, सब बिक गए, सबको भाजपा ने खरीद दिया। ये इनका कहना है। इन्हें किसी पे भरोसा नहीं है, इन्हें देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, इनको हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी जी कहती है ना, हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगी। इसके बाद इनको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे नहीं है, डीएम पे नहीं है, किसी पे भरोसा आपकी नहीं तो बोल ही नहीं रहे माल कुछ और ईवीएम मोदी के वादे की आनंद अरे दुबे जी, बोल दिया भाई, आपकी तो अखिलेश जी का ईवीएम ट्वीट पर पढ़ कुछ लीजिए। बोल ही नहीं रहे ना नेता विपक्ष अरे के। बोलना चालू हो चुका भाई। अरे अखिलेश जी ईवीएम का पढ़ लीजिए ईवीएम के ना। ऊपर सबसे पहले किसने बोलने की शुरुआत की, दुबे जी? अखिलेश तब तो आप पत्रकारिता कर रहे थे, बताइए। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शुरू किया कि नहीं शुरू किया? 2012 का उसके बाद आडवाणी जी ने क्या कहा, आप बताओ। तब तो पत्रकारिता कर रहे थे सुन आप। लीजिए, 2012 का चुनाव आपने किस पे जीते थे आप? नहीं, आप मुझे बता दो। आप मुझे बस इतना आप बताइए, बताओ, ईवीएम की बात 2012 आप का कर रहे हो, चुनाव- ईवीएम पे सबसे ओहो पहले भाई विरोध साहब, करने वाली पार्टी कौन है, उसका मैं नाम तो- बताइए आप। मैं तो वो बीजेपी एक है। लाइन में आपसे आडवाणी पूछ जी रहा को आप हूं। जानते मैं होंगे। सबसे मैं पहले 2009 में आपसे- चुनाव हारने के बाद सबसे पहले आडवाणी जी ने क्या कहा कि हमें बस ईवीएम ने यही हरा दिक्कत दिया। आप लोगों की है। आपको याद है कि नहीं यही याद है? दिक्कत है। तो एक- मीठा यही मीठा दिक्कत गप आपको गप नहीं है ना। कड़वा कड़वा अपने थू थू। समय में बोलिए ना भाई साहब, एक एक व्यक्ति बोलिए प्लीज। अपने समय में बोलिए। हाँ 2012 में जब आप ईवीएम से जीते तो आपने क्यों नहीं रिजेक्ट कर दिया, कहा भाई हम नहीं मानते हैं, ये गलत है। 2004 में 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी तब आपने क्यों नहीं नकार दिया? और छोड़िए, जो आपके इंडी गठबंधन के लोग जहां जहां भी सरकारों में इस्तीफा दे दीजिए, कह दीजिए भैया नहीं मानते हैं। ये दिक्कत यही है कि जीत गए तो हम, अरे हार तो गए भाई, तो एक बार ईवीएम। करा लो ना चुनाव बैलेट ये से, हिम्मत है तो। ये पुरानी, अरे बैलेट पे लड़के तो देख लिया था आपने नहीं, पंचायत करा तो लो, चुनाव। आप कह तो रहे हैं हम। हारे थे ना 2009 में पंचायत आपने चुनाव। उठाया था कि नहीं ईवीएम का? हारे कि नहीं बैलेट पे? हारे हैं 2009 कि में नहीं ईवीएम का चुनाव? विरोध किसने किया सबसे पहले? पंचायत चुनाव हारे हैं कि नहीं बैलेट पे, बताइए। नहीं, हारे हैं या नहीं बैलेट पे? कहाँ अच्छा, हारे? मुलाकातें तो चंचल यादव जी मुझे लगता है गजब कई बार हालत हो है चुकी है, यार। आप लोग चुनाव आपको आयोग से मिल चुके सुप्रीम हैं। आप बताइए कोर्ट जो स्वाति है, जी। एकता आप ही लोगों की, आपकी जितने स्वाति सहयोगी जी। दल है, एकता नहीं दिखती है। नहीं, नहीं, कुछ मैंने- सहमत होते हैं, कुछ नहीं सहमत होते हैं। देखिए ईवीएम को लेकर अगर मशीन कोई है। नहीं, ऑब्जेक्शन है। स्वाति जी, देखिए जी। मशीन है, और जिस तरीके से बहुत सारी शिकायतें चुनाव आयोग के पास आई, पूरे देश से शिकायतें आई, तो ये कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो संदेह है उसको दूर किया जाना चाहिए। अब लेकिन आप बताओ, 2009 में हमारे दुबे जी कह रहे हैं, 2009 में सबसे पहले ईवीएम विरोध किसने किया? आडवाणी जी ने किया। आपको याद है कि नहीं याद है? 2004 में चुनाव। अरे बताओ ना, आप आडवाणी जी किया कि नहीं किया? 2004 उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। किसने विरोध की शुरुआत शुरुआत- करी? ये तो आप बात मुझे है। बताओ ना, एक आप सेकंड। मुझे बताओ। ठीक है, आप अब जब जवाब 2009 में आप दे चुनाव दीजिए। हारे, चंचल रुक जी, जाइए। मेरा जवाब जवाब तो दे सुनिए। रहे हैं ना वो, अब जवाब दे अब मेरा दीजिए। जवाब सुनिए। हाँ सुनिए, बताइए। मेरा जवाब सुनिए। 2004 में जब चुनाव हुआ, उसके पहले जब ईवीएम को इंडक्ट किया गया, निश्चित रूप से नई व्यवस्था थी, बहुत से लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन जब चुनाव आयोग ने उसको क्लियर किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी आवाज नहीं उठाया, चाहे 2004 में हम जीते हो या 9 में, या 2004 में हम हारे हो या 9 में हारे हो। एक चीज। दूसरी चीज, जब चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने कार्यालय में बुलाया, कहा आप आइए, और एक एक पॉइंट को उसने क्लियर किया चुनाव आयोग ने। उसके बावजूद भी आप सवाल उठा रहे आप चुनाव हैं। आयोग की आपने बात कर रहे हैं सुप्रीम तो- कोर्ट में भी याचिका दाखिल की, सुप्रीम दस कोर्ट ने सेकंड भी दीजिए। आपको फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की भी बात आप नहीं मानते हैं, चुनाव आयोग की भी बात नहीं मानते हैं, आप किसकी ठीक है। बात मानते हैं साहब? क्या आप आपको सुन लीजिए, इंटरनेशनल जवाब तो आ चाहते हैं जाने क्या दो जो दुबे जी, देश में सुनिए। चुनाव कराए? दुबे जी सुन लीजिए, आपको मैं बताऊं, आपको चुनाव आयोग की बात कर रहे हो आप। 2004 का चुनाव आयोग, 2009 का चुनाव आयोग और आज के चुनाव आयोग में बहुत फर्क है। मैं आपको उदाहरण देता हूं स्वाति जी, आपको याद होगा इसी 2012 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, आपको याद होगा, जितनी भी हाथी वहां पे थी पार्क के अंदर, इसी चुनाव आयोग, उस समय के चुनाव आयोग ने सारी हाथियों को पैक करा दिया था। और हमारे साहब हैं, हमारे साहब को आपने देखा होगा जिस तरीके से आए दिन धज्जियां उड़ा रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। चुनाव आयोग अलग था, Yes, अब yes, का अलग चुनाव है। आयोग अलग है, मतलब अलग है, इतनी मैडम। बड़ी अब मैं विश्वसनीयता, बता रहा हूं, अभी ये निष्पक्ष बहुत कुछ संस्थान। विश्वसनीयता गिरी है, अभी- साख गिरी अभी है, ये बहुत प्रधानमंत्री के बोलेंगे। पद की साख गिरी है। प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ने उस पद की तो गरिमा बहुत का एकदम गंभीर। समझे गिरा है। जी। आज पूरी दुनिया में चंदा लो धंधा लो का नारा लग रहा है। देश की गरिमा को गिराने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो प्रधानमंत्री ने किया है। आप बताओ, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार की। आप बताओ, स्लाटर हाउस से चंदा खाए नहीं खाए, बताओ आप मुझे। इन सब बातों का जनता ने हिसाब किया इस चुनाव में।
स्लाटर हाउस से चंदा खाया, बीफ कंपनियों से चंदा खाया, पाकिस्तानी कंपनी से चंदा खाया, कहां चंदा नहीं खाया आपने? जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं और सारे भ्रष्टाचारियों को आपने अपने गले लगाने का काम किया है। और बता दें स्वाति जी, सुन लीजिए दुबे जी, 10 सेकंड मेरी बात आ जाने दीजिए, 10 सेकंड मेरी बात आ जाने दो भैया, अवैध तस्करी कराते थे, 10 सेकंड मेरी बात आ जाने दीजिए। अरे जनाब पैसा खाते थे, सुन लीजिए, 10 सेकंड मेरी बात आ जाने दो दुबे जी, 10 सेकंड में। और बताता हूं, प्रधानमंत्री जी रैलियों में, अपने महाराष्ट्र की रैली में बोल रहे थे उस दिन, मंच पे बैठे थे अजीत पवार और नारायण राणे, छगन भुजबल, अशोक चौहान, चारों बैठे थे। कहा उन्होंने कि एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। अजीत पवार बैठा मुस्कुरा रहा था, आपको याद होगा स्वाति जी। वहीं बगल में छगन भुजबल बैठा मुस्कुरा रहा था। बारे प्रधानमंत्री जी, क्या जुमला आपने फेंका है, एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। चारों को बगल में बैठाए हुए हैं और चारों कोई सामान्य भ्रष्टाचारी नहीं है। 10 सेकंड आनंद, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए थे। इसी सवाल पर जवाब दीजिए कि जिस तरीके से तमाम जो दूसरे दल के लोग हैं, जब पहले दूसरे दल में थे तब आप लोग आरोप लगाते थे, लेकिन जब साथ आ गए तो सब निष्पक्ष हो गए, निष्कलंकित हो गए। दुबे जी देखिए अब सबसे बड़ी बात यह समझ लीजिए, जो कोई भी हमारी पार्टी में या कहीं भी, ना किसी के खिलाफ कोई जांच बंद हुई है और ना किसी के खिलाफ अरे उसकी तो फाइल ही गायब हो गई। एक सेकंड, अशोक चौहान की तो फाइल ही गायब हो गई दोस्त। लालू यादव आपके क्या लगते हैं जिनके साथ आपका गठबंधन है? नहीं आप मुझे मतलब जो है ठीक है, सीधे आ रही हूँ आप दोनों के पास में, क्योंकि और लोग भी हमारे साथ बैठे हैं। दुबे जी आप बता दो, फाइल अशोक चौहान की कहाँ गायब हो गई? ईडी ने बकायदा, लालू यादव कोर्ट से कन्विक्टेड है या नहीं? लालू यादव कोर्ट से कन्विक्टेड है या नहीं? अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटालेबाज। एक सेकंड, रेलवे में नौकरी लेने के लिए तेजस्वी यादव पे आरोप है। नहीं आप मुझे बताओ ना, पहले आप बिहार चले गए, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दे रहे हो आप। वाटर स्कैम घोटाला, हेमंता बिस्वा शर्मा की बुकलेट किसने जारी करी? आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, आरोप एक दूसरे पर लगते रहेंगे और लगने भी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। 4 जून का इंतजार करना चाहिए, 4 जून का इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है, जब देश का जनादेश सामने आएगा। फिलहाल हम लोग एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप आप लोग एक दूसरे पर खूब लगाइए और लगने भी चाहिए। नवेश शिकोह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और देवकी नंदन मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवेश शिकोह जी जी, हेलो जी आप बताइए सर जी। विभिन्न राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अच्छा, दिल्ली की अगर बात, यूपी की तो हम लोग बात कर रहे हैं, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि 7 सांसदों में से मौजूदा 6 का टिकट बीजेपी ने काटा और इस एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि 6 की 6 ये जो 7 सीटें हैं बीजेपी जीतने जा रही है। उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, वहां को लेकर कुछ आंकलन? देखिए, उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा। जिस तरह से आप और कांग्रेस का साथ में चुनाव लड़ना, ये फैसला रहा, ये एक बड़ा प्रयोग और बड़ा रिस्की प्रयोग रहा है, क्योंकि आप और कांग्रेस के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। मजबूरीवश या स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए ये दोनों दल एक हो गए और साथ में लड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं का और वोटर्स का मिक्सअप होना थोड़ा कठिन होता है तब जब समय बहुत कम बचा हुआ था। ये वही आप है जिसने कांग्रेस को खत्म किया दिल्ली में। उस आप के साथ में इतने कम वक्त में ऐसा रिश्ता स्थापित होना, और उसमें भी ये कि पंजाब में दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं, ऐसे में मैं समझता हूं कि फिर भी अगर 1-2 सीटें भी आप और कांग्रेस की आती हैं तो बड़ी उपलब्धि होगी जी, एक बड़ी स्ट्रेटजी बीजेपी की होगी, उपलब्धि हो जाएगी। जी, भारतीय जनता पार्टी का ये रिकॉर्ड रहा है कि जहां पर विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से भाजपा हारती रही है तमाम कोशिश के बाद भी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहां की जनता मोदी सरकार पर विश्वास करती। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो एग्जिट पोल से सामने आ चुके हैं, देवकी नंदन मिश्रा जी दिल्ली की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे, बिहार राज्य जैसे जो बड़े राज्य हैं वहां पर भी कमल का फूल खिलता दिख रहा है। हालांकि आपका विश्लेषण थोड़ा अलग है, अलहदा है, फिर भी नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारे एग्जिट पोल में 15 से 17 सीटें इंडिया गठबंधन को दी जा रही हैं और बाकी जो सीटें हैं वो एनडीए को दिया जा रहा है। देखिए, यूपी का अगर आप देखेंगे तो यूपी का मेरा भी ऐसा मानना है कि बीजेपी 50 से प्लस रहेगी, लेकिन 60 कई उसने दिया है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 68 के आसपास रहेंगे। बिहार में बहुत ज़बरदस्त फाइट है, बिहार में बहुत ज़बरदस्त फाइट है, क्योंकि वहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं, जो एनडीए के एलाइज हैं, उनका
जो उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत खराब हुई है, और उनकी रेपुटेशन खराब होने का असर भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ा है। और जो तेजस्वी यादव हैं वो एक अलग तरह के नेता बनकर के उभरे हैं, और जिस तरीके से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, अगर देखिए दो तरह की रैलियां होती है, एक सत्ता पक्ष की रैली होती है, विपक्ष की रैली होती है। सत्ता पक्ष की जो रैली होती है उसमें बस उपलब्ध कराया जाता है, लोगों को लाया जाता है, लेकिन जो विपक्ष की रैली होती है उसमें खुद लोग चल करके आ रहे थे, ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो सवाल ये उठता है कि जो पब्लिक चल करके आ रही है, अगर वो वोट नहीं दे रही है तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है। अगर और जो लाई जा रही है वह वोट दे रही है तो भी मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए बाकी जो स्टेट हैं, अभी बीजेपी, हालांकि जो एग्जिट पोल में एक बहुत चालाकी से एग्जिट पोल को डिजाइन किया गया है स्टेट वाइज। आप देखिए साउथ में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ा दी गई हैं, और दक्षिण जो उत्तर भारत है पूरा, उस उत्तर भारत में हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सीट 2-4 कम की गई। महाराष्ट्र में कम की गई है, बिहार में कम की गई है, और राजस्थान में कम की गई है, मध्य प्रदेश में कम की गई है। हर स्टेट में जो है कुछ ना कुछ सीटें कम की गई हैं। और एक साथ 22 सीट जो है आंध्र प्रदेश में बढ़ा दी गई है। वहां जगन रेड्डी की सरकार है। जगन रेड्डी की सरकार के खिलाफ जिस तरीके से वो सरकार चला रहे थे आंध्रा में, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो एनडीए के पार्ट हैं, वो अभी जेल से छूट करके आए हैं, और अगर उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी वहां 22 सीट जीत रही है, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा, महाराष्ट्र को लेकर भी लोगों का बड़ा आंकलन अलग था, विश्लेषण अलग था, लेकिन वहां पर भी इस एग्जिट पोल ने आगे बढ़ा दिया। महाराष्ट्र को लेकर के ये तो है कि बीजेपी ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया और अपनी सरकार बनाई, उसको लेकर के जो लोकल मराठीज हैं उनमें बहुत जबरदस्त गुस्सा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और 50-50 का डेटा वहां पर भी आ रहा था कि 50% सीटें गुजरात जो है में तो एनडीए 26 को में से आएंगी। 26 सीटें जिता रही है, वो तो गुजरात- खैर रहा ही है गुजरात का तो बीजेपी 26 का 26 रहा ही। हालांकि ऐसी उम्मीद थी कि 1-2 सीटें कांग्रेस और ये जो आम आदमी पार्टी है इनको मिलना चाहिए, लेकिन गुजरात का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में 50-50 का वो था। जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में 4 सीटें इंडिया गठबंधन को दी जा रही है, 3 से 4 सीटें दी जा रही है। ये थोड़ा सा समझ से परे लगता है। इसी के तरह तेलंगाना में आप आइए, तेलंगाना में ट्रेंगुलर फाइट है, बीआरएस वहां लड़ रही है, बीआरएस है, क्षेत्रीय दल बीआरएस है, नहीं बीआरएस वहां गवर्नमेंट में थी, बीआरएस को हटा करके कांग्रेस आई है, बीआरएस है, कांग्रेस है और बीजेपी है। अब वहां जो ट्रेंगुलर फाइट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वही एक अकेला राज्य है तेलंगाना भारत में जहां पर 35% दलित हैं। केवल तेलंगाना एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज्यादा दलित पॉपुलेशन है, और वहां भी इस तरीके से हो रहा है। तो अभी चूंकि एग्जिट पोल है, इसको कैसे किया गया है ये इस पर मैं अभी कुछ कहूंगा सवाल नहीं। मेरा एक, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे। एक सवाल आनंद दुबे जी से। आनंद दुबे जी, देखा गया है कि 2014 से लेकर 19 तक लगातार ओबीसी वोटर्स ने आप लोगों का खूब साथ दिया है, और तमाम योजनाएं भी आप लोगों की आती रही हैं। और देखिए जो एग्जिट पोल्स हैं वो तो आप लोगों के सामने ही हैं, लगातार ओबीसी का साथ आपको मिल रहा है। क्या लगता है कि ये इस बार भी निर्णायक साबित होगा? देखिए, सिर्फ ओबीसी नहीं, सभी वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और इसीलिए हम बढ़ रहे हैं। कोई एक वर्ग का वोट लेके कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ सकती और इतनी बड़ी विजय नहीं प्राप्त कर सकती जब तक कि उसको सबका समर्थन ना मिले। वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वंचित हो, शोषित हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज मैं देवकी नंदन जी को सुन रहा था, बहुत शानदार विश्लेषण करते हैं, और मुझे लग रहा है देश में एकमात्र पत्रकार हैं जो साइंटिफिक तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं। बाकी तो सब अनसाइंटिफिक लोग हैं, उनका सैंपल साइज पहली बात यहाँ ध्यान दीजिए, डेटा पत्रकार कलेक्ट नहीं कर रहा है, डेटा एजेंसियां पत्रकार अगर कलेक्ट करेगा तो बिल्कुल सही करेगा। आनंद जी, आप पत्रकार रहे हैं, पत्रकार अगर कलेक्ट करेगा तो बिल्कुल सही करेगा, ये कंपनियां कर रही हैं। नहीं, ठीक है, मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ, एकमात्र साइंटिफिक तरीका आपके पास है। मैं समझने की कोशिश करूंगा कभी आपसे मिलके कि कैसे वो करते हैं, तो ताकि आप कभी मिलिएगा तब मैं बताऊंगा आपको।
हाँ ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि 4 जून को हमारी आपकी मुलाकात जो है किसी न किसी चैनल पे जरूर हो, ताकि आप जो यही बातें कह भारत रहे समाचार हैं पर ही कर लीजिए, यही भारत समाचार पर ही कर लीजिएगा। हाँ, जरूर हो जाए। जी नहीं, चैनल अब पे नहीं, मैं- आप निजी तौर पे ठीक है। मिलिए, मैं आपको साइंटिफिक तरीका नहीं। बताऊंगा। नहीं, वो मैं जरूर मिलूंगा आपसे, मुझे भी जरा जानने का अवसर मिले भाई, लोग तो अनसाइंटिफिक लोग हैं। तो 3 जून को 4 जून को हम लोग मिलेंगे चैनल पे, और जो बातें आप कह रहे हैं उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हर क्षेत्र में, मैंने आपको पहले भी कहा, हम अचानक नहीं बढ़े हैं, हम अपनी मेहनत से बढ़े हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, समर्पण से, त्याग से बढ़े हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच काम करते हैं, और साथ साथ हमें ऐसा यशस्वी नेतृत्व मिला। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी मिले, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिले, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, देश भर में हमारे जो नेता है, असम में हेमंत बिश्व शर्मा, तमाम ऐसे हमारे नेता हैं, शिवराज जी हैं, अमित शाह जी हैं, इस तरह के हमारे पास नेतृत्व है, नड्डा जी जैसा नेतृत्व है। तो उसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, समय समय पे हमें अच्छा नेतृत्व मिलता, मार्गदर्शन मिलता, उसकी वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, हम जनता के बीच जाते हैं, काम करते हैं, और जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान करते हैं, राष्ट्रहित पर कोई समझौता नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अगर 370 कहा तो हटाया, राम मंदिर का वादा किया था तो राम मंदिर का निर्माण कराने में पूरी भूमिका अदा की, ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात की तो उसको किया, सीएए लागू करने की बात की तो किया, और यहां तक कहा कि चुनाव से पहले सीएए लागू करेंगे, और लागू करके दिखाया। तो इस वजह से जनता विश्वास करती है। और एक चीज मैं ईवीएम पे बता दूं, देखिए 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हम चुनाव जीते और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे, उसके बाद आपको याद होगा कि ईवीएम को लेकर खूब हल्ला मचा था। एक सौरभ भारद्वाज तो पहुंच गए थे वो विधानसभा में लेके कि ऐसे हैक करते हैं वैसे। तो 3 जून 2017 को चुनाव आयोग ने एक हैकाथॉन आयोजित किया और कहा, और सभी पार्टियों को निमंत्रण भेजा कि आप आइए, इसमें अपने एक्सपर्ट्स लेके आइए, जो भी डाउट्स है आपके, यहां बैठिए, इसको हैक करिए, और इसका आपको पूरा अवसर दिया जाता है। मैं अभी वही डेटा निकाल रहा था, सीपीआईएम और एनसीपी सिर्फ 2 ऐसी पार्टियां थी जो उनमें गई, और उन्होंने जो भी प्रयास किया वो असफल रहे। उसके बाद चुनाव आयोग ने पॉइंट वाइज एक एक चीज क्लैरिफाई किया, बाकी दल गए नहीं उसमें, ये कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जो हल्ला मचाते हैं वो उसमें नहीं गए, लेकिन सारा क्लेरिफिकेशन देने के बाद, चुनाव आयोग के बार बार कहने के बाद, कोर्टों के कहने के बाद, आज भी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। आप ये समझिए कि आप भारत का जो लोकतंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, किसी से बड़ा है। भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी अपनी मर्यादा है। हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव को ही खत्म कर दिया है। सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं, आप लोगों ने हाईजैक कर ली है, गंभीर आरोप लगाए इन लोगों ने। देखिए ये ऐसा ही बोलते हैं। आप बताइए, मुझे याद है, आप अभी गूगल करके देखिए, मुलायम सिंह यादव जी का बयान था कि कांग्रेस पार्टी हम पर सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, हमको परेशान कर रही है, हमको जेल भेजना चाहती है, और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कई ऐसे मामले उस समय शुरू हुए। सुन लीजिए पूरी बात, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता भी कहा, तमाम चीजें कहा। यही बात लालू यादव कहते थे कि कांग्रेस पार्टी मुझको सीबीआई से डराती है, हमको फंसाना चाहती है, जेल भेजना चाहती है, और कांग्रेस ने प्रयास भी कई सारे किए। आज दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ कदम ताल मिला रही हैं। इसका मतलब है कि ये हमेशा झूठ बोलते थे, ये तब भी झूठ बोलते थे, ये अब भी झूठ बोलते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र बचाना है, अगर तमाम दलों से दोस्ती भी करनी पड़े तो क्या गुरेज है। चंचल यादव जी, लोकतंत्र नहीं बचाना, परिवार बचाना है भाई, परिवार बचाना है। 5 एक ही परिवार के लड़े हैं इस बार, 5 एक ही परिवार के, और कोई नहीं मिला है प्रदेश। अभी ये गूगल कर रहे थे, अभी गूगल की बात कर रहे थे, गूगल में आप डाल दीजिए कि दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति कौन है, उसका नाम आ जाएगा। मैं नहीं ज्यादा बोल सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, सुनिए, गूगल की बात कर रहे थे। अरे हाँ, आप डाल लीजिए दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति कौन है, डाल दीजिए। ये क्या बड़ी, अरे दोस्त, अरे दुबे जी डाल दो, आप डाल दो, दुबे जी डाल दो, अभी डालो, अभी कौन आता है बताना मुझे।
दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति कौन नाम आ जाएगा? नहीं, वो देश डालिए के आप। प्रधानमंत्री है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं मत बोलूंगा, ये मैं नहीं बोलूंगा। बहुत अरे गरिमा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। स्वाति जी, आप डालिए अभी। संवैधानिक पद है। नहीं, मैं नहीं, उसके खिलाफ फिर वही तो- बात। अपने पिता का अपमान करने वाला पहला नेता कौन है? अरे अपने पिता ये की भी बात गूगल ना में करो, पहला नेता कौन पिता है? की बात ना करो। आपको गूगल जब आप करा सुन लो जाएगा। भाई, पहले सुन लो, आप सुन लो ना। ठीक है। आपने गूगल कराया, मैंने आनंद गूगल की बात इसलिए कही। अब जवाब तो आने दो। पहले आप भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करना अरे सीखिए। भाई सुन तो लो, मैंने नाम नहीं लिया, किसी एक पार्टी मैंने के नाम ही नहीं नहीं लिया, नाम नहीं लिया। अरे मैंने नाम ही नहीं लिया। आप किस तरह क्यों की मिर्ची बात लग रही है कर आपको भाई? आप किस तरह की बात मैंने कर नाम ही नहीं लिया, क्यों विशाल मिर्ची लग रही है विशाल को आपको? बात कर रहे हैं। आप वही, फिर वही बात, तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? ठीक है, फिर आपको चंचल जी। क्यों- मैंने नाम लिया क्या? मैंने भी नहीं मैंने नाम लिया क्या? अरे भाई, मैंने आप भी नाम जानते हो नहीं कौन लिया। झूठा है, इसलिए बोल रहे हो आप। मैंने सुनिए भी मेरी नाम बात नहीं को, लिया। सुन लो भैया, आपको सुन लो भी आप। पता है कौन संस्कार अरे नहीं दुबे जी सुन लो, संस्कार आपको भी पता है, संस्कार हमें पता भी है। पता है। आडवाणी जी चाहे खून तो के आंसू रो रहे हैं, मैंने भी क्या नाम बात नहीं करोगे? लिया। शांत रहो मैंने आप, भी पहले नाम नहीं सुनिए, लिया है। सुनिए अब सुनिए। अब आगे धरातल पे। अरे मैंने भी भैया नाम नहीं सुन लिया तो लो, है। जवाब तो आने दो पहले। मैंने भी नाम नहीं लिया है, मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, मैंने तो कहा, मैंने बोला तो आडवाणी जी खून के आंसू रो रहे हैं, मुझे कुछ कहा। अरे सुन लीजिए, मैंने कहा अरे सुन तो लीजिए। जो कह के गए बेचारे मुरली मनोहर जोशी का क्या हाल कर दिया आपने, वो बेचारे समझ रहे हैं। मेरी बात सुनिए स्वाति जी। उनकी बात को उत्तर प्रदेश की जनता मान रही के है। ऊपर इस तरह की बात नहीं, मैंने नाम नहीं लिया। बहुत देश की देश जनता का मान रही गरिमा है। में पद है नहीं। देखिए देवकीनंद क्या है, साहब, मैंने नाम नहीं लिया। नहीं चाहिए। मैं चंचल जी, देखिए प्रधानमंत्री जिस किसी जो भी बिल्कुल, चुनता किसी है भी दल बहुमत का, के आधार पर बिल्कुल। प्रधानमंत्री अरे, चुना जाता है। और मैंने क्या बोला? नरेंद्र मोदी जी कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर जनता पद ने की एक चुना है। गरिमा है, जनता ने चुना है। उनके बारे में हम ऐसा नहीं कर नहीं सकते। सोच लेकिन सकते। एक चीज मैं आनंद जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईवीएम को लेकर के, ईवीएम पर चर्चा हो रही, मैं ईवीएम के खिलाफ वैसे बोलता नहीं हूं, लेकिन ईवीएम की जो विश्वसनीयता, देखिए क्या है, न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि 10 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाने पाए, न्याय का यह सिद्धांत कहता है। और उसी सिद्धांत के आधार पर अगर लोगों के सवाल हैं ईवीएम को लेकर के, लोगों का संदेह है ईवीएम को लेकर के, मैं एक मिनट आनंद जी, तो ईवीएम पर निश्चित तौर पे बात होनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में जहां से ईवीएम का इजाद हुआ वह देश भी ईवीएम को छोड़ चुका है। पूरी दुनिया में ईवीएम को खत्म कर दिया गया है। एक भारत ऐसा देश है वो ईवीएम को लेकर के चला रहा है। दूसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी इस ईवीएम से लेकर के आई थी तो भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठाई थी। जीवीएल नरसिंहा राव आपकी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, उन्होंने इस पर एक बुक लिखी है बाकायदे। कभी वो बुक आनंद जी आप पढ़िएगा, उस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, मैं उसकी टेक्निकली मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जीवीएल नरसिंहा राव मेरी बात स्वाति जी, मेरी बात नहीं आ पाई थी। ईवीएम में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ है। ये 10 जीवीएल नरसिंहा राव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। 10 सेकंड ये जीवीएल, एक मिनट स्वाति जी, एक सेकंड, जीवीएल नरसिंहा राव ये बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं उनकी बात, क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी है, उस बुक में लिखा हुआ है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ईवीएम में कुछ न कुछ है। तो अगर लोगों का संदेह है, नहीं, मेरा क्यों ना बैलेट 10 पेपर पर सेकंड, चुनाव 10 होना सेकंड, चाहिए। सिर्फ 10 सेकंड, उसके बाद 10 चंचल जी जवाब देंगे। 10 सेकंड सर, वक्त कम है सर, 10 सेकंड। देखिए, इन्होंने कहा जीवीएल नरसिम्हा राव जिसकी भी बात करें, मैं यह मानता हूं कि सवाल उठाए गए थे, लेकिन जब चुनाव आयोग ने चीजों को क्लैरिफाई किया उसके बाद उस समय सवाल उठने बंद हो गए। फिर जब सवाल उठे 3 जून 2017 को, जब चुनाव आयोग ने 12 विधानसभा क्षेत्रों से, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से 14 ईवीएम मंगाई थी, 12 विधानसभा चुनाव से अलग अलग ईवीएम मशीन मंगाई और सबको बुलाया। सारे फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, मैं बताता हूं, आइए दुबे जी बात रिपीट कर रहे हो, सुन लीजिए, मैं बताता हूं। इसको हैक करिए। देखिए, अभी आपने देखिए देवकीनंद सर, एक अभी लोगों के मन में संदेह यह है कि जब चुनाव हो रहा है, जिस दिन उस दिन डेटा सार्वजनिक हो रहा है कि इतने % वोट पोलिंग हुई, जैसे आप चैनल में दिखा रहे, लोग दिखा रहे हैं, आधिकारिक डेटा कई दिन लग जा रहा आने में, वो बढ़ा करके कर दे रहे हैं। आप बताओ, 11-11, 12-12 दिन में आप डेटा दे रहे हो, आप सोचो कितने % वोट बढ़ा दे रहे हो। ये संदेह लोगों के मन में है कि नहीं? को पहचाना सीखिए, वरना जनता आपको शून्य पे। अरे भाई, जनता तो शून्य में बैठाने जा रही, घबराओ नहीं आप, सुनो, आप सुन लो। आप 4 जून को आप लोग खोजे नहीं, अरे मिलोगे नहीं आप, मेरी बात, 4 जून का इंतजार कर लो आप। और ये झूठ फरेब झांसेबाजी का जनता ने बहिष्कार कर दिया है। दुबे जी, गुंडागर्दी तो देखो,
गुंडागर्दी तो आपके अभी इंटरनेशनल गुंडागर्दी में न्यूज जो बनी आप लोग थी। उतरे थे पगड़ी बांध ब्रजभूषण बांध के ना, सरल सिंह से लेकर सड़कों के पे। धनंजय सिंह से लेकर के आपको इंटरनेशनल चार खबर जून बनी। को समझ में आ और जाएगा, बीजेपी जनता जीतने इसी के का लिए दंड क्या आपको क्या दे कर रही है। सकती है वो सबको पता है। परेशान मत रहो, इस बार हम लोग लाठी लेके बैठे हैं, आप- परेशान मत होना। अरे सुन लीजिए, लाठी लेके बैठे हैं हम लोग। आपकी लाठी इस घमंड में जनता मत अभी रहना, से इस्तेमाल कर इस रही है। घमंड में मत रहना भाई आपकी मेरे। लाठी जनता अगर आपको आपने सुन लीजिए, लोकतंत्र की लाठी अगर जो आप पे पड़ रही है आपने ना, अगर उसकी आपने आपकी कुछ आवाज भी, से- उसकी आवाज सुनिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान रखिए आप दुबे जी, जो आप ये दिखा रहे हैं ना कि जो धमकी देने का काम मत करिए। इस बार समाजवादी लोग धमकी तो चौकन्ना आप है, लोग देते हैं कुछ भाई, नहीं करने वाले हो आप। पगड़ी सुन बांध लीजिए, के गुंडागर्दी करते हैं अरे आप लोग। गुंडे तो आप लोग कहावत है हैं। ना जो कही चौकन्ना जाती हम है, लोग उसकी चौकन्ने लोग हैं। लाठी, उसकी उसकी भैंस। भैंस। चौकन्ना हम उसकी लोग लाठी, हैं। उसकी भैंस। ध्यान रखिए, चौकन्ना हम लोग हैं। बड़ा इस बार सवाल ये भाजपाइयों है- को भाजपाइयों को चंदन बेईमानी मिश्रा नहीं जी, करने बड़ा देंगे हम सवाल लोग। ये है कि देखिए वोटर्स बेईमानी नहीं भीड़ करने में देंगे। तब्दील नहीं हो पा रहे। अरे भीड़ तो बेईमानों दोनों की रैलियों में पार्टी दिखी। भैया, आप बेईमानी बड़ा चंडीगढ़ सवाल में ये बेईमानी कि की वोटर्स- नहीं के लिए की? आप- बताओ चंडीगढ़ में बेईमानी कर रही थी, कर रहे होती है कि थे? नहीं? चंडीगढ़ में बेईमानी कर रही थी, कर रहे आपको साइड कर थे? दिया बताओ है। चंडीगढ़ में बेईमानी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताओ। सारी के सारे बेईमानों का पोल खुल गया कि नहीं खुल गया? सुप्रीम कोर्ट खोला था और पूरी अरे मुंह की भाई, खानी पड़ी बीजेपी को, जो शर्मसार होना पड़ा। लोगों ने- और प्रधानमंत्री जी ने क्या जिन बयान दिया लोगों उसके ने बाद? परिवार तक में क्या बयान दिया बेईमानी बताओ करनी मुझे को आप। बैठ के यहाँ सर्टिफिकेट इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बांट चंदा खाते हो आप लोग। बताओ, स्लाटर हाउस से चंदा खा ठीक है, गए, वक्त बीफ बहुत कंपनी कम से चंदा है। खा गए, वक्त और बहुत प्रधान कम है। मुख्यमंत्री अरे पर डे कहते हैं भाई, गौमूत्र अब पीने की कम बात से देखिए कम आप लोगों क्या को बात बहुत करोगे भैया? शुभकामनाएं। से पैसा भारत नहीं ले रहे हैं। समाचार की तरफ से आप हम लोगों को बहुत बहुत आतंकवादी शुभकामनाएं। संगठनों को- वक्त बहुत कम है, वक्त कम है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इंतजार 4 जून का है जब देश का जनादेश आएगा और किसकी सरकार बनेगी देखना। फिलहाल एग्जिट पोल में अभी एनडीए सबसे ज्यादा आगे दिख रही है, विपक्षी जो गठबंधन है उसको पीछे दिखाया जा रहा है। इसमें फिलहाल इंतजार नतीजों का है, जनादेश का है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस चर्चा में। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।